अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारी एक्सरसाइज 3.1 की जो है वो पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक किया था। तो पार्ट 1 वीडियो जो है वो सर्च कर लीजिएगा, आप लिखिएगा पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.1 एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। अच्छा, अब जो है याद रखिएगा कि ये इसमें जो भी सवालात हैं वो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वो पेपर में आ सकते। तो अब जो है स्टूडेंट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट समझना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, अगर वो आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आप खुद ही कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए, यानी ये जो ए पॉइंट है ना, ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक वाई एक्सिस है। ठीक है, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ के अंदर आपके पास एक पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी दो अपोजिट साइड्स बराबर हों। हम इसको थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ए डी बराबर होगा किसके? बी सी के। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। और एंड बल्कि एंड आपके पास डी सी और डी सी के सामने वाली कौन सी साइड है? डी सी के सामने वाली साइड है आपके पास ए बी, ये बराबर होगा। तो ये आपके पास पैरेललोग्राम हो जाता है। अगर अपोजिट साइड, जैसे इसकी अपोजिट कौन सी है? ये वाली साइड, तो ये बराबर होंगी हमेशा। अच्छा, अब देखो, तो पैरेललोग्राम में आपको कहा हुआ है, उसमें ए वर्टेक्स है 3 - 5, बी क्या है 6 0, यानी इस पॉइंट का। यानी अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो ये यहाँ बन रहा होगा, और वाई एक्सिस पे देखें तो वो 0। अच्छा, अब देखो ये वाई एक्सिस के हिसाब से 0 पे नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना हमने ऊपर करके बनाया है ताकि समझ में आ सके। अच्छा, सी क्या है? सी ये वाला पॉइंट है, यानी एक्स जो है वो आपके पास 2 होगा और वाई आपके पास 4। अच्छा, वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हो गए, यानी ए पॉइंट ये गिवन है, बी ये गिवन है, सी ये गिवन है। अब डी नहीं पता आपको। देन यूजिंग वेक्टर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। अब आपको बताना है कि डी के इस तरह के पॉइंट्स क्या कौन से होंगे, यानी डी का पॉइंट क्या होगा हमारे पास ग्राफ में, ये बताना है आपने। बेसिकली आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के देनी है, क्योंकि यहाँ पर एक्स पे भी कोई कांस्टेंट आएगा और वाई पे भी कोई कांस्टेंट आएगा, तो ये आपने बताना है क्या होगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले देखो ओ से लेकर ए तक आपके पास एक वेक्टर है, ए से लेकर डी तक आपके पास दूसरा वेक्टर है। जब आप दो वेक्टर को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? रिजल्टेंट। फॉर एग्जांपल, ओ से लेकर ए आपके पास ये एक वेक्टर हो गया, और इसकी हेड पर दूसरे वेक्टर की आपने टेल रख दी, और जो कि डी तक है, ए से लेकर डी तक है। अब इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपके पास रिजल्टेंट। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले मैंने निकाला ओ से लेकर डी। अब देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ? ओ से डी जा रहा हूँ मैं, है ना। मैं ओ से डी जा रहा हूँ, यानी मैं क्या करूँगा? डी माइनस ओ करूँगा ना। अब देखो, अब यहाँ पर ज़रा बात समझो। डी क्या है? एक्स और वाई। अब आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है कि ओ क्या है। तो याद रखना, ओ ओरिजिन है। ओरिजिन पर आपके पास एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, ओरिजिन पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, ये तो 0, ये भी 0। अब 0 के साथ जैसे माइनस प्लस करोगे तो वो 0 ही रहना है। तो ओ और डी जो आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है? एक्स और वाई, क्योंकि हमें वाकई ही ये वाला पॉइंट नहीं पता क्या है। अच्छा, अब आ जाओ आगे की तरफ, आ जाओ थोड़ा सा। अब आगे आपने कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको जो है वो बताना है। अच्छा, तो अब आगे हमारा क्या होगा? अब आपके पास दूसरा एक और पॉइंट क्या है? जी ओ और बी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम सिर्फ ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल ओ ए डी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी वाला पॉइंट आ जाएगा। अब मैं ओ से ए तक का पॉइंट पता कर रहा हूँ। ओ से ए जा रहा हूँ, यानी ए माइनस ओ करूँगा। ठीक है, अच्छा ओ से ए जा रहा हूँ ना। अच्छा, अब ए क्या है हमारे पास? ए हमें गिवन है ऊपर 3, -5, और ओ आपको मैंने बताया 0 0 है आपके पास, 0, 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से करते हैं काम। ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ।
बल्कि थोड़ा नीचे ही रखते हैं क्योंकि फिर वो नज़र नहीं आएगा आपको। अच्छा, बी के पॉइंट देखते रहना, ऊपर हमने लिखे हैं। अच्छा, अब मैं पता करूँगा ए से डी तक। अभी मैंने बताया पैरेललोग्राम में ए और डी किसके बराबर होता है, क्योंकि डी आपको पता नहीं है, ए तो पता है, डी आपको नहीं पता, तो फिर वो एक्स और वाई आ जाएगा। ए और डी आपके पास किसके बराबर है, बी सी के, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड सेम होती हैं, बी और सी। अब बी का पॉइंट क्या गिवन है आपको, ऊपर देखें ज़रा, 6 0। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, आप जा रहे हैं ए से डी जा रहे हैं, इसी तरह से आप बी से सी जा रहे हैं, तो सी माइनस बी करेंगे आप इसमें। सी क्या है, 2,4, ठीक है, और माइनस बी क्या है, 6,0। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास ये ए डी का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ए डी का पॉइंट क्या आ जाएगा, 2 - 6, 4 - 0, ठीक है। तो ये आपके पास ए और डी आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास ए डी क्या आ गया, -4, ठीक है, -4, सिर्फ 4। अच्छा, अब आपके पास ए डी आ गया है। हमने ये बात पढ़ रखी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ओ और ए है और उसके अंदर ए और डी को ऐड करोगे तो एक रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, और वो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, ओ डी के बराबर होगा, है ना, ये देखो ओ डी, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओ ए प्लस ए डी। देखो ओ ए ये रहा आपके पास, ए डी ये रहा आपके पास। अब इधर पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। देखो शायद आपको ना वेक्टर की एडिशन थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही हो, मैं उसे क्लियर करूं। एक वेक्टर आपके पास ये है, फोर्स वेक्टर है, समझ लो, फोर्स लग रही है किसी चीज़ पे। एक वेक्टर आपके पास ये है आपके पास ओ ए वेक्टर, और ये है आपके पास ए डी वेक्टर। अब आप चाहते हो इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों की वजह से टोटल फोर्स क्या बन रही है वो बताओ। तो क्या करोगे आप, एक वेक्टर को ऐसे लिखोगे, उसको दूसरे वेक्टर के हेड पर रख दोगे और दोनों को आपस में जोड़ दोगे, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा जो कि होगा आपके पास ओ ए प्लस ए डी का सम। क्यों, क्योंकि आपके पास ओ ए था और ए डी था आपके पास, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, अगर ये बात याद रहेगी और ये बना लेना जो मैंने फिगर बनाई, तो आपके पास आसानी हो जाएगी। तो क्या लिखा हमने, ओ, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये ओ डी है आपके पास, ठीक है, ओ डी। सम किसका है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ओ ए, ठीक है। तो वो सम किसका है, ओ ए प्लस ओ डी का, ठीक है। तो ओ डी आपके पास सम है किसका, ओ ए प्लस ओ डी। अब ये तो सम हो रहा है तो इसमें सिंपल वैल्यूज पुट करो। ओ ए क्या निकाला आपने, ओ ए हमने नहीं निकाला क्या, अच्छा ओ ए हम निकाल तो चुके हैं लेकिन हमने इसे सिंप्लीफाई करके नहीं लिखा, तो ओ ए सिंप्लीफाई करके नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है मैं। तो ओ ए आपके पास सिंप्लीफाई होकर उतना ही आएगा जितना है, क्योंकि वहाँ पे 0 है, तो 3, -5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 3, -5, ठीक है। प्लस कर दो ज़रा आप, ओ डी कितना निकाला, -4, 4 में, ज़रा चेक करो क्या जवाब बनता है आपका। 3 ये प्लस है तो ये माइनस ही रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, -5 + 4, ठीक है। ओ डी 3 को 4 के साथ, -5 को 4 के साथ ऐड किया है, तो -1, -1, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक और करेक्ट आंसर आया है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर आया, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी करना है, लेकिन उसमें वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे अब आपके पास। अब मैं इसी क्वेश्चन को ज़रा सही कर वो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये आंसर आपका आ गया, इसे आप देख लो, उतार लो, ठीक है, मैं टाइम दे देता हूँ आपको, उतार लो इसे अपने पास जल्दी जल्दी करके, ठीक है। अब देखो पार्ट 2 कैसे करना है इसका, ठीक है। आपके पास तो ऑप्शन है ना इसको पोस्ट करने का, तो आप पोस्ट करके उतार लो। अच्छा, अब ज़रा पार्ट 2 देखो इसको कैसा होगा। पार्ट 2 में कह रहे हैं कि जो आपके पास पैरेललोग्राम है ना, वो क्या है, बस यहाँ पर तब्दीली होगी, बाकी सब सेम रहेगा। वो आपके पास जो है वो ए डी। अब मैं आपको ये टास्क दे रहा हूँ, वीडियो यहीं पे रोको और इसे खुद सॉल्व करो, और फिर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो देखो, तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फ़ौरन, तमाम डाउट्स, ठीक है। अब भी आपने डी ही बताना है, अब भी आपने डी ही बताना है,
अच्छा, तो अब भी आपने डी बताना है, लेकिन अब आपके पास जो पैरेललोग्राम है वो ऐसे नहीं बनेगा, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ बनेगा। अब आपके पास पैरेललोग्राम थोड़ा सा मुख्तलिफ बनेगा। पहला पॉइंट क्या है, ए। दूसरा पॉइंट हमारे पास बी था ना पिछले वाले में, लेकिन यहाँ कह रहे हैं डी होगा, क्योंकि आप ए डी और या फिर बी होगा, सीक्वेंस वाइज चलोगे। पहले ए, फिर डी बोला है तो डी, फिर बी बोला है तो बी, फिर आखिर में सी। अब आपने पता करना है, अब मैं ये मिटा दूंगा, ये मिटा दूंगा, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें दूसरे पॉइंट्स बनाना है। अब मुझे डी पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक लाइन लेके जाऊँगा इस पर, एक लाइन लेके जाऊँगा इस पर, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने बनाए हैं, ओ से लेके डी और ओ से लेकर ए, मिलकर बनाएंगे एक रिजल्टेंट, जो कि होगा आपके पास ए और डी होगा आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पता करना होगा ओ से लेकर ए, फिर ओ से लेकर डी आपने जो है वो पता करना होगा, ठीक है। तो अब इसे ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमारे पास ट्रायंगल क्या बन रहा है, ओ डी बी, सॉरी ओ डी ए। तो किस ट्रायंगल को स्टडी कर रहे हैं, ओ डी ए, ठीक है। अब सबसे पहले आप ओ से लेकर डी तक का पॉइंट पता कर लो ज़रा। ओ से लेकर डी तक का पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, आप जा रहे हो ओ से डी, तो वही आ जाएगा आपके पास जो पहले आया था, क्योंकि आपने पहले लिखना होगा डी माइनस ओ, क्योंकि आप डी पे पहुंचोगे। डी क्या है, एक्स कॉमा वाई और 0, 0। तो ओ और डी आपके पास क्या आ रहा है, एक्स कॉमा वाई आ रहा है। अब आप पता कर रहे हो फॉर ओ से लेकर ए तक का पॉइंट पता कर रहे हो, फिर वही आएगा आपके पास ओ ए पता कर रहे हो आप, ठीक है, ओ ए। अब आपको पता है जहाँ से जहाँ जाते हैं माइनस कराते हैं, ठीक है। ए माइनस ओ करेंगे, क्योंकि ए से हम ओ से हम ए जा रहे हैं, तो ए को पहले रखेंगे, वो को बाद में। अब ए क्या है, आपको ऊपर गिवन है 3, -5 और -0, तो वो ओ ए तो फिर वही रहेगा जो पहले था, कोई उसने तब्दीली नहीं करनी अपने अंदर। यह आ जाएगा आपका 3, -5, ठीक है। देखो एक वेक्टर हो गया हमारे पास ओ डी, एक वेक्टर हो गया हमारे पास ओ ए हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब एक और वेक्टर हमारे पास आ रहा है डी ए, तो ज़रा डी ए पता करो। डी से ए जाना, ए से डी नहीं आना, डी से हम ए जा रहे हैं, डी से हम ए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो डी ए मैंने पहले ही लिख दिया था आपके पास, डी ए कह लो या ए डी कह लो, बात सेम ही है, क्योंकि हम यहाँ से इधर आए हैं, फिर यहाँ से हम उधर जाके रिजल्टेंट निकालेंगे इसका, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए हमारे पास किसके बराबर है, बी और सी के बराबर है हमारे पास, बी सी के बराबर है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक छोटी सी करेक्शन करें, अगर हम इधर से उधर गए ना तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से हमारी वेक्टर की हेड बन रही है तो दूसरे वेक्टर की टेल ये होगी, तो ये वाली फिर वेक्टर की हेड होगी और ये ओ डी हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो हमें थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मैं इस चीज़ को अभी आपको बताता हूँ कि हमने किया क्या है। पहले हमने लिया है ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर, ठीक है। अब उस ओ ए वेक्टर में ए डी वेक्टर को हमने ऐड कर दिया है, तो फिर रिजल्टेंट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये ओ और ए वेक्टर है और ये ए और डी वेक्टर है, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बनेगा, ओ डी हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। बात समझ गए ना। तो ओ डी अगर निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, ओ ए को ऐड कर दो ए डी के अंदर, रिजल्टेंट आ जाएगा। बस इसको बना लो अपने पास, इस डायग्राम को, समझ में आ जाएगी बात। तो ये हमेशा याद रखना, एक की हेड दूसरे की टेल से मिलेगी, तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो ए डी बिल्कुल ठीक लिखा था मैंने, क्योंकि मैं पहले उल्टा लिख रहा था, गलत आता आंसर। तो ये देख रहे हैं, ज़रा सी छोटी सी मालूमात भी आपको कितनी हेल्प करेगी। अच्छा देखो, ए और डी के सामने वाली जो साइड है वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी ए डी वाली होगी, यानी अगर ए और डी 5 सेंटीमीटर की आ रही है तो सी और बी, या बी और सी कह लो, वो भी 5 सेंटीमीटर की आएगी। तो इसको हम लिखेंगे ए डी सी बी, बी सी लिख देते ना मैंने, सी बी लिखेंगे इसे, ठीक है। तो इसको भी हमने सी बी लिखना पड़ेगा, सी बी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान करके करनी है आपने। अच्छा, तो बी तक जा रहे हैं, बी माइनस सी करेंगे हम, तो कर लेते हैं। यहाँ पर ए डी आपके पास क्या आ रहा है, बी क्या दिया हुआ है आपको 6,0 माइनस सी क्या दिया हुआ है 2,4 दिया हुआ है आपको। अब ए सी का ज़रा देखें क्या वैल्यू आती है,
6 माइनस 2 कॉमा 0 माइनस 4, ठीक है। तो ए और सी ज़रा चेक करें क्या आ रहा है, 4 कॉमा माइनस 4 आ रहा है आपके पास, ठीक है, 4 कॉमा माइनस 4 आ रहा है आपके पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले कि हम जो है वो अगर ओ ए और ए डी को ऐड करेंगे तो आर बनेगा, और आर क्या है, ओ डी के बराबर है। तो ओ डी इक्वल टू किसके बन रहा है, ओ ए प्लस, अच्छा याद रखना ये ए डी है, ए सी नहीं है, मैंने शायद सी लिख दिया ऐसे, ठीक है, ए डी। तो बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये क्वेश्चन आसान है, वरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है इसका, मैं उम्मीद करता हूँ कोई बच्चा इसका कॉन्सेप्ट भूल के नहीं जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ओ डी आपके पास क्या फाइंड होता है देखें ज़रा, 3 प्लस 4 कोमा -5 प्लस माइनस -4। तो ओ और डी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, बिल्कुल ठीक आया, 7 कॉमा -9 करके कुछ आता है, और बिल्कुल एक्यूरेट, देख रहे हैं कॉन्सेप्ट से करा, बिल्कुल एक्यूरेट आया है। कॉन्सेप्ट नहीं लगाता, रट्टा करता या मुश्किल करता तो कभी भी ठीक नहीं आता जवाब। अच्छा, अब ज़रा ये तो हुआ एक क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और आपके सामने ही मैं देखें कर रहा हूँ काम, चीटिंग तो नहीं कर सकता ना आपके सामने तो मैं। अच्छा, ये मैं रिमूव करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आप बिल्कुल सेपरेट करेंगे, ठीक है, सेपरेट करेंगे। अच्छा, ज़रा अब समझने की कोशिश करें अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं। इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कहते हैं आपके पास ए बी डी सी है, ए बी डी, कुछ डी कुछ सी है, ए बी डी सी है आपके पास। अब ए बी डी सी ज़रा पता करने की कोशिश करेंगे हम किस तरह कर पाते हैं। ए बी डी सी है हमारे पास, ठीक है, ज़रा चेक करें कैसे होगा। सबसे पहले वर्टेक्स को नाम देंगे ए बी, ये बनाएंगे आप, और फिर नाम देंगे ए बी डी और सी। अच्छा, अब भी पता आपको क्या करना है, अब भी पता आपको डी ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, ओ और डी को आपस में मिला दूँगा, ओ और डी को आपस में मिला दूँगा। देखो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, तो ओ ए को बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर दो, ए को मैं इधर से हटाकर इधर लिख देता हूँ ताकि आपकी नज़र में वो नेगलेक्ट हो जाए, ठीक है, वो ए आपकी नज़र में से नेगलेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से अब मैं पॉइंट मिलाकर डी तक ले जा रहा हूँ। अब ये पॉइंट्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देखो एक कंस्ट्रक्शन तो वो है जो बुक में मिल गई आपको, लेकिन उसमें अगर आप कुछ और शामिल करना चाहते हैं ना तो लाइन बना के शामिल नहीं करेंगे आप, बल्कि पॉइंट्स बना के शामिल करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने मिला देना है किसको, ओ ए को, याद रख ओ बी को, सॉरी ओ से लेके सबसे पहले आप बी तक जाएंगे, एक वेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जाएंगे बी से डी, तो दूसरा वेक्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो आपके पास ओ डी बनेगा वो रिजल्टेंट होगा। याद रहेगी ये बात। अच्छा चलो मैं इधर बना देता हूँ आपके लिए इस चीज़ को। हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा हम कंसीडर कर रहे हैं, ओ बी डी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ओ बी डी ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास। अच्छा, अब देखें वर्टेक्स कैसा है आपके पास। सबसे पहली जो लाइन है, मैं वहाँ से लाइनें उठा के यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहली जो आपके पास लाइन, जगह बहुत कम है, सबसे पहली जो आपके पास लाइन है वो है आपके पास ओ बी। अच्छा, ओ बी में आपने ऐड कर दी एक और लाइन जिसको आप कह रहे हैं बी डी। अब जब ओ बी और बी डी मिलेंगी तो एक रिजल्टेंट बनेगा, वो रिजल्टेंट होगा आपके पास ओ डी, जो कि बराबर होगा ओ बी के सम के और बी डी के सम के, बी डी के सम के, ठीक है। डायग्राम मैंने बना दिया। अच्छा, आप सबसे पहले काम करेंगे हम फॉर ओ डी के लिए, ओ डी देखिए ना जिसमें वो 4 पहिए बने हुए होते हैं, वो वाला ओ डी नहीं है, ये सिर्फ हमारा ओ और डी वाला ओ डी है। अच्छा देखो भाई, ओ डी देखो डी माइनस ओ, ठीक है। अब आप अच्छी तरह जानते हैं डी आपके पास क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक्स और वाई, एक्स कॉमा वाई माइनस 0, ओ जो है वो 0 0 है, तो ये ओ और डी आपके पास आ रहा है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद फर्दर आगे की तरफ चलेंगे। अब आप पता करेंगे बी डी, ओ डी सॉरी ओ बी पता करेंगे ना, अभी तो सिर्फ ओ डी पता किया हमने, ओ बी पता करेंगे हम। ओ बी तो आपको पता है, ओ आपको पता है 0 0 और बी। अच्छा देखो बी
ओ से बी जा रहे हैं ना, तो बी माइनस ओ करेंगे, ठीक है। तो ओ बी ज़रा चेक करें क्या आ रहा है। बी क्या है आपके पास, ऊपर से देख लीजिए 6,0 है। ओ क्या है 0,0, तो ये सब कुछ सॉल्व होकर ये 0 0 ही रहना है, तो 6,0 हो गया, ठीक है। अब आप पता करेंगे बी डी, बी डी। अब बी डी देखें किसके बराबर है, बी डी नहीं लिखा मैंने, ए सी के बराबर है ना, हाँ। अच्छा ये इसको मैं बना देता हूँ। देखो बी डी एक पैरेललोग्राम है ना, तो सामने वाली साइड के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा, है ना। जो वैल्यू आप बी डी की निकालेंगे वही वैल्यू ए सी की आएगी, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मुताबिक, क्योंकि सामने वाली साइड्स बराबर बनाई जाती हैं। स्क्वायर बनता है। अगर स्क्वायर की मैं आपको एक साइड बता दूं ए बी और मैं पूछूं सी डी सी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो ए बी आएगा वही डी सी आएगा। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं। तो इसी तरह से पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड सेम होती हैं। बी डी इक्वल टू ए सी, सी माइनस ए, ठीक है। तो लिखेंगे हम बी डी ही। सी माइनस ए क्या है, यहाँ पे लिख लेना फॉर ओ बी, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। और यहाँ लिख लेना फॉर बी डी। सी क्या है, ऊपर से देख लो, क्वेश्चन में गिवन है 4 2 4। ए क्या है 3, -5। बी डी 2 -3, 4 -+5। बी डी बार बार बोलेंगे, बी डी -1 9। अब देखो आपने क्या करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर के मुताबिक अकॉर्डिंग, यहाँ लिख देता हूँ, चलो इस बार लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। क्या करना है, दो वेक्टर का सम एक रिजल्टेंट बनाता है। तो वेक्टर कौन कौन से हमारे, ओ बी, अच्छा रिजल्टेंट पहले लिख लो ओ डी, और फिर वेक्टर कौन कौन से हैं, ओ बी और प्लस बी डी, बी डी, ठीक है, बी डी, बी डी। अच्छा देखें ओ बी क्या निकाल के लाए आप स्टूडेंट 6,0, और बी डी क्या निकाल के लाए आप स्टूडेंट -1,9। ओ डी 6 -1,0 + 9। अब आप बोलेंगे सर माइनस क्यों, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसीलिए 5,9 ये आपका आंसर आ गया। बेशक थोड़ा छोटा छोटा लिखा है मैंने, लेकिन ताकि वो इसमें आ जाए इसीलिए ऐसा छोटा छोटा किया। अब इसको एजटिस उतारेंगे आप लोग, और बिल्कुल ठीक आया माशाल्लाह से। क्यों, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट से किया, कुछ रेक्टाफिकेशन नहीं लगाई, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगाया आपने कॉन्सेप्ट लगाया, आपके सामने आंसर आया। मैं बोलता हूँ, आपने कॉन्सेप्ट लगाया, आपके सामने आंसर आया। इसको थोड़ा और ठीक कर लो, आपने कॉन्सेप्ट लगाया, आपके सामने राइट आंसर आया। तो मसला क्या है, कॉन्सेप्ट लगाना है, रट्टा नहीं मारना कि पहले क्या किया था सर ने ओ डी, फिर मैं क्या करूँ बी डी, नहीं, कुछ भी नहीं करना है ऐसा। आपने ये देखना है पैरेललोग्राम है, ठीक है, अपोजिट साइड सेम होंगी, बात आ गई दिमाग में मेरे। ओ बी एक वेक्टर हो गया, बी डी दूसरा वेक्टर हो गया। पैरेललोग्राम है तो जो बी डी होगा वही ए सी होगा, इसको हमने दूसरी जगह रख दिया, सॉल्व कर दिया। कोई रट्टा नहीं है भाई, रट्टा कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं रटना। मैं नहीं रटता, आप क्यों रट रहे हैं भाई, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाएं। अब करते हैं क्वेश्चन 11, बातें हमारी हो गई हैं कंप्लीट। अच्छा ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ, और ग्रुप की फ़ीस सालाना 1,500 है। बेशक प्राइसेस हर चीज़ की बढ़ रही हैं, मुझे भी फ़ीस बढ़ानी है, लेकिन मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं भी फ़ीस बढ़ा दूँगा तो शायद आप लोगों के लिए थोड़ी और परेशानी बढ़ जाए। कुछ ना कुछ अगर मैं फ़ीस कम रखूँगा तो शायद आसानी रहे, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में ऐड हो। 1,500 साल के लिए बहुत ज़्यादा जो है हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके चलाते हैं चीज़ों को, तो इसी से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि शायद हम ज़्यादा ले रहे हैं या कुछ इतनी फ़ीस ले रहे हैं कि जो कम होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल मुनासिब करके चल रहे हैं। आपने देखा होगा घंटों मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, घंटों और टीचर लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, फिर घंटों गैस पेपर मॉडल पेपर बनाने में हम लगाते हैं। यकीन माने जितने कम में हम काम करने की कोशिश करते हैं ना, इससे इतने कम में कोई नहीं कर पाता काम। तो तमाम काम आपने देखा होगा ऑर्गेनाइज भी होता है हमारा ना। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हों, इंशाल्लाह वहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, एक समझ लो, बाकी 2-3 खुद कर लोगे अपनी तरफ से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम अपना करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो आप अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छा देखें क्या कह रहे हैं, गिवन डेट ए इज़ द पॉइंट
आपके पास एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ना बात समझ में आ जाए। ये एक पैरेललोग्राम बना दिया जिसकी अपोजिट साइड सेम होंगी, ठीक है। तो उस पैरेललोग्राम में आपके पास एक पॉइंट है ए, उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1,3। उसके बाद आपके पास एक ए बी साइट है, पॉइंट नहीं पूरी साइट, उस पूरी साइट की वैल्यू क्या दी हुई है 4, 1, ठीक है। मैं इसको कंप्लीट भी कर देता हूँ। ए देखो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स क्या है ए बी सी डी, तो ए बी सी और ये लास्ट में डी, ठीक। अच्छा उसके बाद आपके पास एक ए और डी है, ए और डी ये रहा आपके पास, उसका पॉइंट क्या गिवन है आपके पास 2, 3, ठीक है 2, 3 रिस्पेक्टली से मुराद ये होता है कि ए बी की वैल्यू ये होगी और ए डी की वैल्यू ये होगी। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। आपने क्या करना है, जिस तरह आपको ए का पॉइंट पता है ना 1 और 3, इसी तरह आपने बी का पॉइंट बताना है, सी का और डी का पॉइंट बताना है। और पैरेललोग्राम क्या है ए बी सी है आपके पास। अब कैसे पता करेंगे, बहुत आसान सवाल है। आप लिखेंगे ए बी किसके बराबर दिया हुआ है आपको 4 और 1, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं ए बी को ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं ए से बी जा रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ बी माइनस ए, है ना। तो अब ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, कंपेयर कर देते हैं, बी माइनस ए कर देते हैं और 4 और 1 कर देते हैं, ठीक है। ए वहाँ हो रहा है माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 4, 1 प्लस ए। अब ए आपको ऐसे गिवन है, अब आप इसको अगर वर्टिकल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 ऊपर 3 नीचे, ठीक है। तो बी आ गया आपके पास 4, 1 प्लस 1, 3 ऐड कर दो बस, और कुछ नहीं करना है इसको, 5, 4 ये इसका आंसर था। देखा बी कितना आसानी से निकल आया आपके लिए, कोई परेशानी कोई मुश्किलात पेश ही नहीं आई, आराम से बी आया आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह से मज़ीद भी सॉल्व होगा। अच्छा अब इसे दोबारा वर्टेक्स में बना के लिखना चाहो तो वो ऐसे लिख सकते हो, ये नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है, वरना फिर वो डिवाइड हो जाएगा, रेशो बन जाएगा, ये रेशो नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपके पास 5 और 4। अब इसी तरह से आप चाहेंगे कि डी भी निकालें सर, आप बिल्कुल हम निकालेंगे। ये क्या है आपके पास 5, 4 है ना, 5, 4 लिखते जाएं ताकि आपका ना आसानी रहे। ए भी मिटा दिया मैंने, ए लिख देता हूँ दोबारा 1,3। अब डी निकाल रहा हूँ क्योंकि बी सी में एक कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए डी निकाल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और कुछ नहीं है। ए और डी क्या दिया हुआ है आपको 2, 3 जो कि हमने लिखा भी है। अच्छा ए डी किसके बराबर आता है, अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ चलो तो डी माइनस ए के बराबर आता है। दोनों को कंपेयर कर दो, डी माइनस ए इक्वल टू 3, सॉरी 2, 2, 2, 3, ठीक है। डी इधर रखते हैं, ए को उधर ले जाते हैं, 2, 3 प्लस ए अभी हमने चेक किया था किस तरह लिखा था हमने 1,3 था ना, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया था 1 और 3, यहाँ भी वही कर लीजिए अगर वहाँ किया है तो। मैथ में अगर एक तरफ ये काम करते हो तो दूसरी तरफ भी वो काम कर सकते हो, 3 और 6 मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है बिल्कुल भी। डी क्या आ रहा है आपके पास, इसको अब ऐसे लिख दो वापस, जैसे कंडीशन में थी ना वैसी कंडीशन में लिखो 3,6। तो डी क्या है आपके पास 3,6। अब हम चाहते हैं इसी तरह से बी वाला पॉइंट भी निकालना। पहले मैंने डी इसलिए निकाला क्योंकि बी निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए, सॉरी सी निकालना। अब देखो एक बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पैरेललोग्राम है, जो वैल्यू ए डी की आ रही होगी वही वैल्यू आपके पास किसकी आ रही होगी बी और सी की आ रही होगी, है ना। तो ए डी की वैल्यू क्या दी हुई आपको 2, 3, तो यानी बी सी भी आपके पास 2, 3 ही होना चाहिए। अब आप इसकी मदद से निकाल सकते हो सी पॉइंट। याद रखना पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सेम होती हैं, ये सेम होगी ये इसके सेम होगी। अच्छा तो बी सी क्या है आपके पास सी माइनस बी, इधर भी बी सी इधर भी बी सी, कंपेयर 2, 3। अच्छा बी वहाँ क्या हो रहा है माइनस, यहाँ जाके प्लस, बिल्कुल ठीक भाई, समझदार हैं आप लोग। 3 बी क्या दिया हुआ है 5,
4। इसको ज़रा वैसे लिखिए वर्टिकल में, तो 5 4, 2 3 प्लस 5 4, क्या आ रहा है 7 7 7 भाई 7, दो बार 7। तो बिल्कुल ठीक सारे पॉइंट आ गए आपके, बिल्कुल ठीक। 1 3 गिवन था, 5 4 निकाला आपने, 7 7 निकाला आपने, 3 6 निकाला आपने। कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे आंसर सही लेकर आएंगे आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर लगाया जाएगा आंसर ठीक आएगा। कॉन्सेप्ट अगर लगेगा तो आंसर ठीक निकलेगा। ये था भूल गया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, अब हमारे ऑलमोस्ट पेज तो एक कंप्लीट कर ही लिया हमने। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, आप देख रहे होंगे। ये आई थिंक 1.5 घंटे से तो बहुत ऊपर चली गई ये वीडियो। चलो मैं आज ही कंप्लीट कराता हूँ एक ही वीडियो में एक्सरसाइज, ताकि आप लोगों को दूसरी वीडियो ढूंढने में परेशानी ही ना हो। तो आओ ज़रा क्वेश्चन 11 कर लिया है ना, तो ज़रा क्वेश्चन 12 को भी चेक करते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं क्वेश्चन 12 में, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका ना हमारा एक थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। तो उस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन को मैं इससे करा देता हूँ, क्योंकि फिर मैं उस पर लिखूँगा समझाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम मेरा जो है वो चला जाएगा, और आप लोगों का भी। तो मैंने कहा इससे ही समझा देता हूँ आपको थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजिंग वेक्टर्स प्रूव दैट। अच्छा, वेक्टर का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है, यानी जैसे वेक्टर में हमने पढ़ा ना कि एक वेक्टर को ऐड करें फिर दूसरा वेक्टर को ऐड करें, एक रिजल्टेंट बनता है, तो बिल्कुल वही इस्तेमाल करना है। अच्छा, सबसे पहला सवाल क्या है आपके पास, इफ़ वन, अच्छा आपने पहचानना है कि किस चीज़ की बात हो रही है, किस शेप की बात हो रही है। इफ़ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसकी 4 साइड्स होती है ना, वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे स्क्वायर, उसमें 4 साइड्स होती हैं। आपका घर जिस कमरे में आप रह रहे हैं वो भी 4 साइड का ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 5 साइड्स का हो, वो एक हेक्सागोन हो या पेंटागोन हो, तो वो हेक्सागोन, वो एक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी जिसकी 4 साइड हों। आर कॉन्ग्रुएंट, अच्छा देखो कह रहे हैं जो अपोजिट साइड्स है ना, यानी आमने सामने वाली साइड्स वो कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट होने के साथ साथ एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, पैरेलल यानी सेम एंगल पे बन रही हैं। और देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम, अच्छा उन्होंने खुद ही कह दिया पैरेललोग्राम है। अब आपने ये चीज़ प्रूफ करके बतानी है कि ऐसी कोई चीज़ पैरेललोग्राम बनाती है या बनती है, ये आपने बतानी है। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये आपके सामने आ गया, ठीक है, ठीक है, ABCD ये क्वाड्रिलेटरल आ गया। अच्छा देखो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। अच्छा AB बराबर होगा CD के, या DC कह लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, याद रखना। अच्छा हम यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, हम इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए AB और CD लिख कर पैरेलल साबित किया गया। और AD, ये वाला AD बराबर होगा BC के, जो बात हम जान चुके हैं। अब एक डायगोनल ड्रॉ कर दी गई है। डायगोनल वो लाइन होती है जो कि पैरेललोग्राम को 2 हिस्सों में तोड़ देती है और ट्रायंगल्स बन जाते हैं। एक ट्रायंगल ये आ गया, दूसरा ट्रायंगल ये आ गया आपके पास, ठीक है। एक ट्रायंगल हो गया ABC और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपके पास CDA, ठीक है, 2 ट्रायंगल नज़र आ गए। अच्छा अब देखो AB और CD बराबर हैं, और ये जो इन्होंने बनाया ना, इसका मतलब होता है लाइन है कोई, ठीक है। ये जो A और B के ऊपर ये चीज़ बनाई जा रही है ना, इसका मतलब है एक लाइन की बात हो रही है, स्ट्रेट लाइन की। और अगर कर्व होगा तो फिर ये इस तरह बनाते हैं, क्योंकि कर्व भी हो सकता है। देखो ना A और B एक कर्व भी बन सकता है। अच्छा A और D है आपके पास, जो कि बराबर है BC के, जो हम ऊपर देख चुके हैं। इसी तरह AC, अब AC ये वाली लाइन है, सेम आ रही है। अब आप एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है आपके पास, जब उस पर जो है वो SS या AAS या AAA या SSS ये पोस्टुलेट लग जाएं। ये पोस्टुलेट हम 9 में पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल फिर से देखते हैं ABC और CDA, फिर उसी ट्रायंगल। अब एंगल देख रहे हैं, मुझे ये बात तो पता है जो एंगल यहाँ बनेगा और वही एंगल यहाँ भी बनेगा, तो इसी देख लो। अच्छा अब ये बनाया किस तरह से गया है, ये ऐसे क्यों लिखा गया? देखो इस एंगल की बात हो रही है ना, और वो किस ट्रायंगल में है, ABC में, तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है कि पहले B लिख दिया जाता है और एंगल को बीच में रखा जाता है और C आखिर में लिख दिया जाता है, और
इस तरह से बना दिया जाता है। अब ये जो चीज़ है वो बता रही है कि एंगल बनाया गया है, ये जो चीज़ है वो बता रही है कि एंगल ए पे बनाया गया है, और बी और सी ये बता रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें एंगल ए है। तो ये आपने याद रखना है, ये इससे एंगल पता चलेगा कि चीज़ एंगल है, जो भी चीज़ है वो एंगल है। इससे ये बीच वाली चीज़ से पता चलेगा एंगल कहाँ बन रहा है, और बी ए सी से ये पता चलेगा कि कौन से ट्रायंगल में एंगल बन रहा है। ठीक है, अब डी ए सी, अब ट्रायंगल कौन सा है, डी ए सी, और एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल यहाँ पर बन रहा है, लेकिन एंगल यहाँ बनना चाहिए इसका, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ए सी बी के। ठीक है, अब आपको ये पता है ये कौन से पोस्टुलेट है, सिंस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब ये याद रखना कि देखो अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल जो एक दूसरे के आमने सामने बन रहे हो, ठीक है, एक ही लाइन पर आमने सामने बन रहे हो, तो वो अल्टरनेट एंगल होता है। अगर अल्टरनेट एंगल सेम आ रहे हैं, आपने हमेशा बात याद रखनी है, अगर अल्टरनेट एंगल सेम आ रहे हैं तो जो भी चीज़ आपको गिवन है वो पैरेलल है। तो देखो एंगल भी सेम आ रहे हैं ए बी और सी डी के, और उनकी वैल्यूज़ भी सेम आ रही हैं, तो इसी तरह वो पैरेललोग्राम बना रहे हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, अब दूसरा सवाल करता है। दूसरे पार्ट में आपको कहा जा रहा है, क्वेश्चन आपको उधर से देखना पड़ेगा, आप इसको एज इट इज लिख लेना अपने पास। ठीक है, अच्छा देखो कहा जा रहा है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, अब अभी भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, अभी भी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ए बी के मिड पॉइंट पर हमने एक पॉइंट बना दिया, बी सी के मिड पर एक पॉइंट बना दिया, सी डी के मिड पर एक पॉइंट बना दिया, डी ए के मिड पर एक पॉइंट बना दिया। ठीक है तो क्वाड्रिलेटरल ही ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एस पी पैरेलल है किसके, एस, और पी पैरेलल है बी और डी के। देखो ये एस पी जो बन रहा है ना, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है, और इसी तरह से ये जो आर क्यू बन रहा है ये भी पैरेलल होगा आपके पास डी बी के। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखना कि देख लो एस पी लाइन आपके पास छोटी है और बी डी लाइन आपके पास बड़ी है। अगर आप 2 डिवाइड कर दोगे ना बी डी लाइन के साथ, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एस पी की वैल्यू आ रही है आपके पास 2 और बी डी की वैल्यू आ रही है आपके पास 4, अब मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को बैलेंस करना, तो कैसे करूँगा, एस पी इक्वल टू हाफ बी डी, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इससे डिवाइड होगा, एस पी आपके पास कितना है 2 और 1/2 और बी डी आपके पास 4 है, तो इससे कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2 हो गया। तो अगर आप हाफ मल्टीप्लाई कर दोगे बी डी के साथ तो एस पी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ लिख के समझा दिया, अच्छा सॉरी ये देखा नहीं होगा आपको, तो ये मैंने यहाँ लिख के समझा दिया कि एस पी इक्वल टू हाफ बी डी, एस पी 2 है और हाफ हो गया बी डी 4 है। इसी तरह से आपके पास क्यू आर वाली लाइन है, वो भी हाफ होगी डी बी के, और साथ ही साथ वो पैरेलल भी है। ये बात समझ आ गई ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं एस पी और क्यू आर ये भी पैरेलल है। भाई देखो जब एस पी पैरेलल डी बी के है और आर क्यू पैरेलल डी बी के है, तो फिर ये बात भी साबित हो गई ना कि वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, जब भी तो तीनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, तो ये भी यहाँ लिख लिया गया है। लेकिन जितनी बड़ी लाइन एस पी की है उतनी बड़ी लाइन ही क्यू आर की बनाई गई है। तो ये एक आपके पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम और डायगोनल बाइसेक्टर बन गए। देखो बाइसेक्टर वो लाइन होती है जो कि किसी भी चीज़ को दरमियान से काटे, ये बात हमारी प्रूफ हो गई। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मीडियन, अब मीडियन कौन सी लाइन होती है, ज़रा मैं ये आपको इधर बताता हूँ, ज़रा इसको आप इधर देखिए। मीडियन वो लाइन होती है जो कि किसी एंगल से निकले और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करे, किसी एंगल से निकले और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करे, वो आपके पास मीडियन होती है। ठीक है, मीडियन की डेफिनेशन याद रखनी है। देखो एक एंगल से यहाँ लाइन लग रही है और ई पे कट कर रही है, ई मिड पॉइंट है, दूसरी लाइन इस एंगल से निकल रही है और मिड पॉइंट पे कट कर रही है। इसी तरह से बी से भी हो रहा है। अच्छा अब देखो ज़रा करना क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखना हमेशा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये, ठीक है, मिड यहाँ लिख दूँगा मिड पॉइंट। ठीक है, देखो वर्डिंग के लिए लेट देयर एस पॉइंट ए ई विथ रेशो 1:2, there is point BF with ratio 2:1, there is point C
डी विथ रेशो। देखो एक पॉइंट है आपके पास ए और ई, और उसका रेशो कितना है, ये जो यहाँ से कट रहा है ना इसकी बात हो रही है। यहाँ पर आपके पास 2 बच रहा है और यहाँ पर इस लाइन का एक हिस्सा बच रहा है, यानी समझ लो कि 70% हिस्सा यहाँ पर है, 70% हिस्सा यहाँ पर, 25% हिस्सा यहाँ पर है। 2:1 का रेशो इस तरह डिफाइन होता है आपके पास। 2/1 का रेशो किस तरह होता है, 1/2, वो तो फिर 0.5 हो जाता है। अच्छा देखो वर्टेक्स ये लिखे हुए हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमेशा ऐसे याद रखना। जैसे डी पे मिड पॉइंट निकालना है आपने, तो आप क्या करोगे, x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह ई और एफ। ठीक है। अच्छा अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अगर निकालना है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये रहा। इसी तरह सेंट्रॉइड निकालना है आपने, मतलब उसको फिर सॉल्व कर दिया ना, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है। अच्छा उसके बाद ये वर्डिंग आ गई। अब आखिरी वाला तरह इसका पार्ट देखते हैं, कह रहे हैं आखिरी पार्ट में देखते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। अच्छा अब देखो कह रहे हैं, बस ये सिंपल सा आपने छोटा सा ये याद रखना है इसकी वर्डिंग को। एक ए से मिड पॉइंट बन रहा है पी पर, ठीक है। अब वो पी जो है वो दूसरा एक और पॉइंट बना रहा है डी पर, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये आपने बताना है। देखो यहाँ कह रहे हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ कह रहे हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल इस, तो चलो इसको देखते हैं। तो ए से एक पॉइंट निकला बी सी पर, उसने हाफ कट कर दिया, ये हमने यहाँ लिख दिया। फिर एक ट्रायंगल आ गया सी डी पी, और दूसरा ट्रायंगल आ गया आपके पास ए डी पी। एक ट्रायंगल ये आ गया, दूसरा ट्रायंगल ये आ गया। सी डी ए डी, सी डी और ए डी ये तो सेम होंगे, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट पे कट हुआ है ना, डी ने मिड पॉइंट पे कट किया, इसी तरह पी भी मिड पॉइंट पे कट हुआ है, तो ये सेम होंगे। इसी तरह से अब आगे चलते हैं। एंगल डी मतलब जो एंगल डी यहाँ बन रहा है वही एंगल डी ऊपर भी बन रहा है। देखो यहाँ भी 90 का बन रहा है, वहाँ भी 90 का बन रहा है, तो दोनों सेम होगा एंगल। इसी तरह से पी डी इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है, तो क्या हो गया आपके पास, कॉन्ग्रुएंट हो गया, डबल एस ए पोस्टुलेट लग गया। क्यों कि दो साइड सेम है, एक एंगल सेम है, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, डबल एस ए पोस्टुलेट, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके पास, यानी अब अपोजिट साइड सेम आ रही होगी। इसके अपोजिट साइड कौन सी है, इस जैसी दूसरी साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, अपोजिट नहीं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। मतलब इस जैसी दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है, पी डी ए में ये है, इस जैसी कौन सी है, ये है, तो ये तो दोनों में कॉमन है। तो ये बात प्रूफ हो गई कि हाँ वाकई राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन रहा है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ और समझाता हूँ कि वो कैसे किया गया है। अच्छा देखें, अब आपके पास जो है वो सवाल क्या है, गिवन डेट द पॉइंट, आपको ना पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसका ज़रा एस लगा लो। आपको कुछ पॉइंट्स गिवन किए हैं इन्होंने, 1 1 5 4 8 9 0 3, रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टली। याद रखना ए का पॉइंट ये है, बी का पॉइंट ये है, सी का पॉइंट ये है, डी का पॉइंट ये है। जब भी ये रिस्पेक्टली बोले ना, तो पहली वाली चीज़ हमेशा पहली वाली के साथ, दूसरी वाली चीज़ दूसरी, तीसरी वाली चीज़ तीसरी, चौथी वाली चीज़ चौथी। अच्छा उसके साथ शो डैट ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। अब देखो ट्रेपीजियम कैसी शेप होती है, ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है, अगर मैं बनाना चाहूँ इसको तो इधर बना लेता हूँ, कि उसमें दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है, दो साइड्स आपस में उसमें पैरेलल होती हैं। जैसे हाँ ये ऐसे इस तरह से बनता है ट्रेपीजियम, ठीक है। अब अगर आप देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल नज़र आ रही है, यानी बिल्कुल सामने बनी हुई है इसके सेम एंगल पे, तो ए बी सी और ये डी हो गया आपके पास, ठीक है, ये ट्रेपीजियम हो गया आपका। अच्छा अब देखो ट्रेपीजियम में आपने समझना होता है, सबसे पहले आपने ए और बी निकालना है, उसके बाद डी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पॉइंट्स गिवन है ना, तो कैसे निकालोगे। अच्छा याद रखना, ये जो ट्रेपीजियम जा रहा है वो यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यानी एक गाड़ी शुरू करी है आपने ए पर, वो बी पर गई, सी पर गई, डी पर गई, फिर दोबारा डी से ए आ गई है, क्योंकि क्लोज शेप है, तो जहाँ से चलेगी वहीं पर आ जाएगी दोबारा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो सबसे पहले मैंने ए और बी निकालना है, ए से बी जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बी माइनस ए करूँगा,
ए ये है, ए ये वाला पॉइंट है और बी ये वाला पॉइंट है। आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। ए वाला पॉइंट कौन सा है 1,1, बी वाला पॉइंट कौन सा है 5,4, सी वाला पॉइंट कौन सा है 8,9, डी वाला पॉइंट कौन सा है 0,3। बी क्या है 5,4 माइनस, अंदर लिख दिया मैंने थोड़ा सा। ए क्या है 1,1। तो ज़रा इसको सॉल्व करें तो 5 - 1, 4 - 1, 1 1 है ना, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो ए और बी आपके पास क्या कुछ आया 4,3 आ रहा है आपके पास, ठीक है। 4,3 आ गया। अब इसी तरह से दूसरा पॉइंट निकालते हैं ज़रा। अब जो है हम अपना नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं जो कि सी और डी है आपके पास। तो क्या आएगा डी माइनस सी, ठीक है। डी क्या है आपके पास 0,3, सी से डी जा रहे हैं ना आप, सी से अगर डी जा रहे हैं तो ऐसे ही होगा। एक बार कंफर्म कर लेना अच्छी चीज़ होती है, ताकि फिर कोई मसला ना आए बाद में सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो माइनस भी आना चाहिए 0 - 8, 3 - 6, तो ये आ गया -8, -3, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, सॉरी 6। तो अब कॉमन निकालते हैं ज़रा कुछ। 2 माइनस में कॉमन 4,3, तो ये किसके बराबर है देखो ए बी के बराबर है, ठीक है। ए बी के बराबर है। अच्छा देखो, अब ये कंडीशन आ जाने से ये बात साबित हो गई कि हमारे पास जो सी डी है ना वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है। ये इस कंडीशन ने ये बात प्रूव कर दी। और ये एक पैरेलल होने की वजह से, देखो पैरेलल तो हैं लेकिन वैल्यू में अपोजिट है। मतलब ये ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसकी कम वैल्यू आ रही है, या इसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, बल्कि इसकी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, इसकी कम वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि साइज़ में अलग अलग है। तो ये बात भी हमारे को प्रूफ हो रही है कि वाकई ही ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो इसको यहीं तक हम सॉल्व करेंगे, और आप चाहो तो ए डी और बी सी भी निकाल सकते हो। हाँ, उसको भी चेक करते हैं, क्योंकि एक कंडीशन तो प्रूफ हो गई कि वाकई ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो ट्रेपीजियम है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन भी प्रूफ करनी पड़ेगी। अब इसके आगे का काम मैं यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं निकालता हूँ, अब देखना ए डी और बी सी बराबर नहीं आना चाहिए। ए डी नहीं, डी ए, क्योंकि हम डी से ए आ रहे हैं, डी ए। तो ए माइनस डी होगा ना, तो डी ए आ गया आपके पास। ए क्या है, ए आपको दिया हुआ 1,1, ठीक है। माइनस डी क्या है 0,3, तो डी ए चेक करो ज़रा क्या है। अगर ये सेम नहीं आता तो ये पैरेलल नहीं लेते हम इसे, पैरेलल लो, ठीक है, पैरेलल। तो 1 - 0, 1 - 3, डी ए ज़रा चेक करो क्या आ रहा है 1 - 2। अच्छा, उसके बाद आप चेक करो बी सी, ठीक है। जो बी से आप सी की तरफ भी जा रहे हो तो बी सी भी चेक कर लो। यहाँ लिख लो फॉर बी सी, यहाँ लिख लो फॉर डी ए, यहाँ भी लिख लेना, ठीक है। तो बी सी किसके बराबर है आपके पास सी माइनस डी के। सी क्या है 8,9 माइनस बी क्या है 5, ये। तो ये आ रहा है आपके पास 3 नहीं, बल्कि यहाँ गलती हो रही है ना, ये 5,4 है ना, और ये 8, तो ये इससे माइनस होकर 3 देगा, ठीक है। तो 3,5 ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। 8 - 5, 9 - 4,
तो BC कुछ इस तरह से रहेगा 3,5। तो देखो ये और ये बिल्कुल मुख्तलिफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि DA आपके पास DA जो है वो पैरेलल नहीं है किसके, B और C के। तो यानी ये बात साबित हो गई कि ये एक ट्रेपीजियम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स तो आपस में पैरेलल आ रही हैं, लेकिन ये वाली साइड्स आपस में पैरेलल नहीं आ रही हैं। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। बस यहाँ पर क्या है कि आपको ना कांस्टेंट में ABCD करके दिया गया है। तो सबसे पहले चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा हमें कि क्या हमें गिवन है। पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला पीछे पड़ा था वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम, और उसी की मदद से इसको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला याद रखिएगा, उसके बगैर जो है ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। अच्छा, याद एक और चीज़ भी रख लीजिएगा कि भाई यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में आ सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसमें जो बोर्ड में ना आए। ये सारे ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पर दे दिए हैं वैसे तो, वरना इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर दिए नहीं जाते हैं। अच्छा, अब आपको पता करना है एक पोजीशन वेक्टर, तो ज़रा पोजीशन वेक्टर को देखो किस तरह से आप डिफ़ाइन करोगे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि क्या चीज़ गिवन है आपको, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ ए क्या, सोल्यूशन लिखते हैं। ए क्या गिवन है, ए ही दिया हुआ भाई ये तो। बी क्या गिवन है, बी ही दिया हुआ स्मॉल में। और इस तरह सी क्या गिवन है, ये रहा 2A माइनस बी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब कहते हैं रिस्पेक्टली का मैंने मतलब बता दिया था ना कि पहले वाले के साथ पहले वाली चीज़, दूसरे वाले के साथ दूसरे वाली चीज़, तीसरे वाले के साथ तीसरे वाली चीज़। सवाल को अच्छा करने के लिए किया जाता है बेसिकली ये। उसके बाद ये आपको यहाँ कहते हैं D डिवाइड AB। D जो है यानी D वाली जो एक लाइन है AC, सॉरी AB बोल रहा हूँ, AC, उसको वो डिवाइड कर रहा है D इस पॉइंट पे। कितने से डिवाइड कर रहा है कि यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके MN कह लो, लेकिन हम यहाँ इसे MN नहीं कहेंगे बल्कि MN ही कह लेते हैं। M जो है वो आपके पास 2 है और N जो है वो आपके पास 3 है। तो अब आपने बस पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाना है। तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या है आपके पास, D याद रखना आपके पास वो जगह है जहाँ पर ये लाइन कट रही है, ठीक है। अभी ये लाइन वाला सवालात हमने और इसे डिटेल में समझना है, मैंने और डिटेल में समझाना है। तो सबसे पहले तो हमने चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि क्या M है क्या N है। उसके बाद हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे जिससे हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, M B प्लस N A डिवाइडेड बाय M प्लस N, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ आप वैल्यूज़ पुट करो बस। M क्या है 2, B क्या है, B तो आपके पास, अच्छा यहाँ पर ना B नहीं पुट होगा, यहाँ C पुट होगा। क्यों B पुट नहीं होगा, क्योंकि ये AC है तो इसीलिए 2A माइनस B प्लस N की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं 3, क्योंकि 3 के बराबर है A, 2 प्लस 3 4A माइनस 2B करके कुछ आ गया मेरे पास, प्लस 3A करके कुछ आ गया मेरे पास, और प्लस 5 करके कुछ आ गया मेरे पास। अच्छा, अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं ज़रा। D इक्वल टू 7A, ये वाला A वाला A साइड हो गया, माइनस 2B फैक्टर और 5। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, इतना ही सॉल्व कर सकते हैं इसे हम। ये हमारा D आ चुका है, ठीक है, D आ गया है 7A माइनस 2B डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, अब एक चीज़ तो निकल गई, इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हैं इसका। तो स्टूडेंट अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, इसका नेक्स्ट हिस्सा करते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक लाइन है BD कर, ठीक है, E पॉइंट पे वो कट हो रही है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ पे उसमें 1 बच रहा है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, E क्योंकि पोजीशन वेक्टर पर लगाना है ना, तो अब यहाँ पर M और N भी तब्दील हो जाएंगे क्योंकि वहाँ M और N 2 दिए थे, यहाँ M और N 4 और 1 दिया। M D प्लस N
बी डिवाइडेड बाय m प्लस n, इसको रिमूव कर दें। कितना आ रहा है m4, d कितना आ रहा है, ये हमने पीछे से निकाला था 7a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, और b कितना आ रहा है, ये 1 ही आ रहा है, 4 प्लस 1। अच्छा ये हो गया 28, ठीक है, 4 7 से 28, ये हो गया 8, ए भी आएगा, ठीक है, और ये हो गया 5, ये हो गया बी, और नीचे आ गया आपके पास 5, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा अब ज़रा एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि हमें ऐसे तो नहीं छोड़ना इस जवाब को ना, ये तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, इसे ऑर्गेनाइज्ड बनाना है। तो ये हो गया 5b और ये 5 आ गया नीचे, और आपके पास नीचे भी 5 है। अभी इसके नीचे 1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, तो 28 और इस वाले 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा साथ ही साथ ज़रा b को भी आपस में सॉल्व कर देते हैं, तो 28a माइनस प्लस माइनस 3b माइनस 3b और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ट्वेंटी एट ए माइनस 3b 25, ठीक है, ये आपका आंसर है फाइनल करके कुछ आंसर है। तो ये बिल्कुल ठीक आया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, हमने बिल्कुल इसको ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी ये एक्सरसाइज थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि पूरा करा दूँ। तो अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म कर, मतलब इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने आपका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी करके करेंगे, कोई ज़्यादा इसको मुश्किल नहीं करेंगे। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम की बात हुई है, उसको बना लीजिए, क्योंकि उसके बगैर इस सवाल को आगे लेके जाना बेमतलब होगा, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं। पैरेललोग्राम की जो साइड्स यानी वर्टेक्स जो दी हुई है, ए बी एंड सी एंड डी दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा x इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए बी को एक पॉइंट काट रहा है, वो कौन सा है, x है, और मिड में से काट रहा है, यानी दरमियान में से काट रहा है, ठीक है। ये आपको बात याद रखनी होगी। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद है, ए बी और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास याद रखना ए और बी, हम उसको जो है वो ए को ए कहेंगे, बी को हम बी कहेंगे, ठीक है। ए वर्टेक्स को ए, बी वर्टेक्स को बी कहेंगे। अच्छा इज़ द मिड पॉइंट, अब ये हो गया y डिवाइड्स बी सी। अब बी सी को y डिवाइड कर रहा है, कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ऐसे के यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ये y है आपके पास, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद z डिवाइड डी एक्स, z जो है एक z पॉइंट है, वो खुद भी डी एक्स को डिवाइड कर रहा है। अब डी एक्स आपके पास कहाँ बन रहा है, देखो डी एक्स ये रहा आपके पास। अब आप बोलोगे सर ये डी एक्स कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब डी एक्स तो ये इधर बनना चाहिए था, कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन आया फिर उस पर से बन रहा हो, तो ये थोड़ा सा जो है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगी, ठीक है। तो मैं इन पॉइंट को मैं z और जो हमारे पास x पॉइंट है, मैं इसको इधर बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि फिर वो समझने में ना मुश्किल हो जाएगी। तो बाकी मैंने x और y पॉइंट इस पर बना दिए हैं। अब इसका सोल्यूशन ज़रा स्टार्ट करते हैं। हमें पता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड सेम होती है। अच्छा याद रखना, ए हमारे पास बराबर है ए के, बी हमारे पास बराबर है स्मॉल बी के, सी हमारे पास बराबर है सी के, डी हमारे पास बराबर है डी के, ठीक है। हमने इसको ऐसे नाम दे दिए ताकि समझ में आ जाए। अच्छा ए बी हमारे पास इक्वल होता है डी सी के, ठीक है, डी सी लिख लो। इस तरफ से चलो, ऐसे चलोगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो ये कॉन्सेप्ट वाला सवाल है, इसलिए कॉन्सेप्ट लगा के कराना होगा। ए बी बराबर है सी डी के, सी डी लो ऐसे, सी डी। अच्छा तो ए अब लिखूंगा कैसे मैं, बी माइनस ए, अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा ना, बी माइनस ए और डी माइनस ए, डी माइनस सी। अच्छा अब देखो
बी किसके बराबर है, स्मॉल बी, और ये ए, डी किसके बराबर, डी, और ये सी। ठीक है, ये आपका इतना तो हो गया। अब मिड पॉइंट का है, तो मिड पॉइंट का हमने बताया था क्या है कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एक्स मिड पॉइंट है। अब वर्टेक्स नहीं दिए, मैं वर्टेक्स को पूरे को ए कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्टेक्स होगा, उसको हम कह रहे हैं एक्स, एक्स और वाई, तो इसको पूरा हम ए कह रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, यानी जो भी, देखो मैं समझाता हूँ, ये आपके पास ए है, 2 है, और ये आपके पास 2 है, तो 2 और 2 ऐड होगा 4 होगा ना, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा मिड पॉइंट, जो कि 2 के बराबर आएगा। तो इस तरह से मिड पॉइंट निकल रहा है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ अपना जो वो 1 2 वाला कह रहे थे ना कि 1 और 2, हाँ, कि y जो है वो डिवाइड कर रहा है आपके पास, y जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो इसमें मैंने पहले लिख देता हूँ m, जो कि है मेरे पास 1, ये पता करना है y, और n जो है वो मेरे पास क्या है 2। तो y किसके बराबर हो गया, m c प्लस n b डिवाइडेड बाय m प्लस n। अच्छा देखो भाई, m कितना है मेरे पास 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट c लिख दो कैपिटल में, स्मॉल में। अच्छा n कितना है 2, और b हो गया मेरे पास, b हमारे पास यहाँ पे देख लो, ये रहा b है, और ये हो गया 3। तो 2b प्लस c, इसको थोड़ा ना ऑर्गेनाइज करके लिखो, ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो 2b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपका आ गया y। अब हमने आगे चलना है, आगे काम करना है। ठीक है, इसको अब हमने y तक तो निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ नहीं रुकना है, इसे आगे भी लेके चलना है सवाल को। अब हमें निकालना है अपना z निकालना है, z। तो z के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ज़रा देखो कि z के लिए फॉर्मूला बनेगा m d प्लस n x, m नहीं, m नहीं आएगा यार, इसको थोड़ा सा ना ऑर्गेनाइज करते हैं, m x, ठीक है, m x और प्लस n d, और m प्लस d आ गया प्लस। x आपको नहीं पता, x अननोन रहेगा, और x हमने अभी पीछे से निकाला था, x वही पुट होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ज़रा z निकालें। अच्छा, यहाँ से आपको मिलेगा m क्या है आपके पास 6, n क्या है आपके पास 1, तो 6x। अच्छा, x आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, क्या निकाला था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, n क्या है आपके पास 1, और d 6 प्लस 1 7। ज़रा पुट करिए, 6 हो गया आपके पास। ठीक है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ये इसको कैपिटल स्मॉल d लिख दीजिए, 7 यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया आपके पास, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास 3 को मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्ट, देखो 2 है ना, और वो 6 है, तो कैंसिल हो गया 2 नीचे, तो ये हो गया आपके पास 3a प्लस 3b। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ 3 बच गया, और a प्लस बी बोलते, a प्लस बी और d डिवाइडेड बाई 7। तो z आपके पास क्या आ रहा है, 3a प्लस 3b प्लस d डिवाइडेड बाई 7। 4 नहीं, कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा, बस ऐसे ही इसका जवाब लिख दिया जाएगा, बस ऑर्गेनाइज करके लिख दिया जाएगा कि ए पहले आ रहा है ना 3a, ठीक है, 3a प्लस 3b प्लस d, जैसे कि ये ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा, ये z आ गया, अब इसको आपने याद रखना है। ठीक है, z आ गया आपके पास। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं, z एक और भी आ रहा है हमारे पास, z में एक और भी चीज़ आ रही है। ठीक है, उसे भी सॉल्व करते हैं ज़रा। z ax को भी डिवाइड कर रहा था, याद है ना, पीछे मैंने बताया था z ax को भी डिवाइड कर रहा है, तो उसको भी ज़रा इसमें हम शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी तो इसका हिस्सा है ना। अच्छा, तो अब इसे इधर उधर रिमूव कर देता हूँ, जो मैं लिखता जा रहा हूँ उसके आगे आगे लिखते जाओ। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमने निकालना है अपना z, क्योंकि z भी बचा है ना हमारे पास। तो z के लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा आपका पास
एम ए, क्योंकि इसमें ए मौजूद है, प्लस एन वाई डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। अब चीज़ें पहचानो, ए आपको पता है आपने क्या लिखा था पीछे, ये वाला ए, ठीक है। वाई क्या निकाला था, पीछे ही निकाला था आपने, पीछे आपने वाई निकाला था। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैंने वो लिखा नहीं, मैंने मिटा दिया था थोड़ा जल्दी में। ये निकाला था आपने वाई, ठीक है, आपने कॉपी में लिखा होगा, देख लेना। अच्छा, एम क्या निकाला है आपने, 3, ठीक है, एम निकाला है आपने 3, और एन निकाला है आपने 4। लेकिन यहाँ पर ना फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस होगी, क्योंकि हमने ना इसे उल्टा लिख दिया है, क्योंकि यहाँ आएगा एम वाई, ठीक है, एन ए, तो पहले यहाँ आएगा एन ए प्लस एम वाई, ऐसे होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ एन आएगा, यहाँ एम आएगा, ये चाहो तो ऐसे लिख लो, जैसे हम पहले भी लिखते हैं एम वाई एन ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैंने अरेंज कर दिया। एम क्या है 3, और वाई क्या है 2b प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, एन क्या है 4 और ए, 4, 3 प्लस 4, इस 3 को ये 3 कैंसिल करता है, 3b प्लस सी प्लस 4a डिवाइडेड बाय 7। याद है पीछे हमने एक चीज़ लिखी थी कि स्टार्ट में जब पैरेलल की कंडीशन बताई थी कि a माइनस b माइनस ए है, b माइनस ए है इक्वल टू c माइनस डी है। तो यहाँ पुट कर दो, ज़रा c के लिए सेट करा दो, c इक्वल टू बी माइनस ए प्लस, ये b है, d लिख दिया गलती से, ये b, ठीक है, d, ठीक है, ये सही हो गया ना, कि b माइनस ए और प्लस d, इसको वहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन 1, तो 4a पहले लिख दो, 2b बाद में लिख दो, प्लस d माइनस ए प्लस d 7, 3a, ठीक है, 3b, ठीक है, और प्लस सिर्फ d, क्योंकि d हमारे पास एक ही है ना, तो सिर्फ d और 7, ये बस फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा मज़ीद ये सॉल्व होगा भी नहीं ना, इसलिए इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। देखो ये माइनस प्लस माइनस होके ना इसने 3 बना लिया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारी जो है वो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाला सवाल थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की आसान करके समझाने की। नहीं समझ में आओ तो पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।